हेलो एवरीवन। आज हम एन कपल्ड ऑसिलेटर्स के नॉर्मल मोड्स के बारे में जानेंगे कि सामान्य विधाएं क्या होती है किसी भी एन कपल्ड ऑसिलेटर की। सामान्य विधाएं या नॉर्मल मोड्स। सामान्य विधा में सभी कण एक ही आवृत्ति कंपन करते हैं। माना किसी सामान्य विधा की कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, इसलिए पीएथ पार्टिकल के लिए हम लिख सकते हैं yp इज इक्वल टू ए पी कॉस ऑफ ओमेगा टी, जहाँ ए पी पीएथ कण की आवृत्ति कंपनों का आयाम है। इसी प्रकार p माइनस वंथ तथा p प्लस वंथ कणों के लिए समीकरण 7 के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, जो लास्ट आर्टिकल का है हमने जो समीकरण 7 लिखा है, जैसे वाई पी लिखा है हमने ए पी कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो ये वाई पी माइनस वन हो जाएगा ए पी माइनस वन कॉस ऑफ ओमेगा टी। सिमिलरली वाई पी प्लस वन ए पी प्लस वन कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो हमने 3 इक्वेशन लिखी है, एक जब उसका डिस्प्लेसमेंट पीएथ पार्टिकल का, पी माइनस वंथ पार्टिकल का और पी प्लस वंथ पार्टिकल का। समीकरण 7, 8 तथा 9 का मान जो है समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 लास्ट आर्टिकल की जो थी हमारे पास उसके अंदर हम ये वैल्यू रख रहे हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके रखते जाएंगे। समीकरण 5 है हमारे पास डी टू वाई पी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन ए में वाई पी प्लस वन प्लस वाई पी माइनस वन माइनस टू वाई पी। कल वाले लेक्चर में देखेंगे हम इक्वेशन 5, उसके अंदर इसको वैल्यूज़ को यहाँ से रखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर ए पी कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू टी अपॉन ए में ए पी प्लस वन कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ए पी माइनस वन कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस टू ए पी कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू टी अपॉन ए में ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन माइनस टू ए पी कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसमें से कॉमन आ गया, जिससे हम यहाँ पे अभी ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन बच गई माइनस ओमेगा स्क्वायर ए पी इज इक्वल टू टी अपॉन ए में ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन माइनस टू ए पी। और इस इक्वेशन में को रीअरेंज करके लिखें तो ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन इज इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इंटू ए पी, जो कि समीकरण 10 से हमने प्रदर्शित किया गया है, जहाँ पे P 1 2 3 से लेके n तक है तथा सीमांत प्रतिबंधों के अनुसार डोरी के किनारों पर जो है वो a0 कितना हो जाता है हमारा 0, a0 इज इक्वल टू 0 तथा a n प्लस वन इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये दोनों रेजिड एंड है, जबकि हमने शुरुआत की और जहाँ पे एंड किया है उन दोनों जगह ये वैल्यू 0 है। समीकरण 10 मूलभूत समीकरण या फंडामेंटल इक्वेशन होती है। यह n समीकरणों के एक सेट को प्रदर्शित करता है, जिसका समकालीन हल करने पर संभावित विधाओं की आवृत्ति या पॉसिबल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्राप्त की जा सकती हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, दो दोलकों के युग्मित दोलक की केवल 2 कंपन विधाएं होती है। उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अगर हमारा n युग्मित दोलक है तो उसकी n सामान्य विधाएं होंगी। अब n समीकरणों के सेट को हम हल करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर के n विभिन्न मान प्राप्त होंगे तथा ओमेगा के प्रत्येक मान पर एक सामान्य विधा की कंपन आवृत्ति के मान के वो बराबर होगा। समीकरण जो 10 है का विश्लेषण निम्न अवस्थाओं में करते हैं, जबकि n इज इक्वल टू 1 हो और n इज इक्वल टू आपका वैल्यू हो p हो, और ये सब अर्थात दोलक n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू p और 2 अर्थात द्वियुग्मित दोलक हो। अलग अलग कंडीशन के लिए n की वैल्यूज़ हम बदलते जाएंगे। n की वैल्यू 1 2 3 4 जैसे हमने पहले लिखा है n इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 1। अब हम जो सेकंड ले रहे हैं उसमें ले रहे हैं n इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 1 and 2, तो वो हो जाएगा 2 कपल्ड ऑसिलेटर। तो पहले हम लेते हैं सिंगल ऑसिलेटर का यह एकल दोलक, जिसके लिए कैपिटल N की वैल्यू 1 है और P की वैल्यू भी 1 है, अर्थात लंबाई जो है वो 2a हो जाएगी डोरी की। उसके मध्य केवल एक कण m द्रव्यमान जुड़ा होगा। समीकरण 10 में p इक्वल टू 1 रखने पर, p हमारा जनरल इक्वेशन है, इसमें p की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास आ गया a2 प्लस a0 इज इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इंटू a1। लेकिन सीमांत प्रतिबंधों के हिसाब से a0 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सबसे पहला ही होगा डिस्टेंसेज जिसके आगे हम अलग अलग लेंगे।
तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये वैल्यूज़ रखी तो 0 इज इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इंटू A1, और इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा 2 जो है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2t अपॉन एम इंटू ए के बराबर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर का मान, जो कि समीकरण 11 से प्रदर्शित किया गया है। अर्थात एकल दोलक की केवल एक ही संभावित कंपन की आवृत्ति या अलाउड फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन होती है। इससे हम चित्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिया, एम मास है, ये दोनों रिजिड सपोर्ट से लगा हुआ, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, बीच वाली जो अवस्था है इसके ऊपर एम मास हमारा, इसको हमने इस डोरी को तान के ऊपर की तरफ टी टेंशन दिया और फिर इसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन होंगे इसके अंदर आवृत्ति होगी वो हो जाएगी 2t अपॉन एम ए के बराबर, तो एक ही होगी। इसी तरह अगर हम 2 कपल्ड ऑसिलेटर्स लेंगे तो उसमें हम देखेंगे हम 2 तरह की आवृत्ति होगी हमारे पास, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। यहाँ पे सिर्फ एक होगी ओमेगा, जो कि 2t अपॉन एम ए के बराबर होगी। तो अब हम कह रहे हैं द्वियुग्मिक दोलकों या 2 कपल्ड ऑसिलेटर के लिए n की वैल्यू हमें पता है 2 होती है, p का मान 1 और 2 होता है, तथा डोरी की जो लंबाई है हमारे पास, ये जो डोरी की लंबाई है ये हो जाएगी हमारे पास, डोरी की लंबाई 3a होगी, और p इज इक्वल टू 1 तथा p इज इक्वल टू 2 के लिए समीकरण 10 को हल करने पर उसमें दो बार, एक बार p की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। जो समीकरण हमारा 10 है इसके अंदर p की वैल्यू 1 और 2 रखने पर, तो A2 प्लस A0 इज इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इंटू A1, या A3 प्लस A1 इज इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इंटू A2। लेकिन सीमांत प्रतिबंधों से डोरी के दोनों सिरों के लिए A0 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 0 होगा। अतः उपरोक्त समीकरणों को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर बाई टी इंटू A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, जो कि हमारा समीकरण 12 हो गया। अब समीकरण 12 जो के बाद हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, तो और जो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारी, जो 2 इक्वेशंस लिखी थी हमने, जब p की वैल्यू 1 और 2 थी तो 1 के लिए इक्वेशन लिख दिया, p की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी माइनस A1 प्लस 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इंटू A2 इज इक्वल टू 0, जो कि समीकरण 13 से प्रदर्शित की गई है। समीकरण 12 से हम वैल्यू निकालते हैं A2 अपॉन A1 की, तो A2 अपॉन A1 आ जाएगा 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी, जिसको समीकरण 13 ए का है मैंने। इसी तरह से फिर हम ये 13 समीकरण से निकालेंगे दूसरी वैल्यू A1 अपॉन A2 की, ये आ जाएगी 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी के बराबर, जो समीकरण 13 बी से प्रदर्शित किया गया है। समीकरण 13 ए तथा 13 बी को गुणा करने पर तो ये कैंसिल हो जाएंगी, एक तरफ की टर्म्स तो बच गई, 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और 2 माइनस एम ए स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू प्लस 1 हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा का मान निकाल लेंगे, ओमेगा आ जाएगा आपका ओमेगा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम ए। इसी तरह से जब 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी जो दूसरा मान है माइनस 1 हो तो हम लिख देंगे टी माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो एक ओमेगा का और मान आएगा जिसको हम ओमेगा 2 मान लेते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3t अपॉन एम ए। तो हमारे पास 2 तरह की आवृत्ति आ गई। पहली आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम ए, और दूसरा है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3t अपॉन एम ए। इस प्रकार द्वियुग्मित दोलकों की 2 सामान्य कंपन विधाएं होती है जिनकी आवृत्तियाँ ओमेगा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम ए और ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3t अपॉन एम ए के बराबर होती है, जो कि समीकरण 14 से दिखाया गया है। प्रथम विधा के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 तथा A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 1 होता है, और कणों का कंपन एक ही कला में होते हैं। द्वितीय कंपन विधा के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 तथा A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू -1 होता है, जैसे कि हमने अभी वैल्यूज निकाली थी।
और कणों के, क्योंकि -1 है तो कणों के कंपन विपरीत कला में होते हैं। इन कंपनों को हमने जो नेक्स्ट चित्र है इसमें दिखाया है कि एक में तो एक ही तरफ है और दूसरे के अंदर जब है ये एक कंपन ऊपर की तरफ है तो दूसरा कंपन आपका इसके अंदर नीचे की तरफ होगा। तो ये हम कहेंगे कि ये कंपन जो हैं ये इसके अंदर ऊपर और नीचे दोनों की तरफ होंगे। तो अब हम ये कहेंगे कि जो अभी तक हमने ये डिस्कस किया है, जो उपरोक्त विश्लेषण जो है इसके आधार पर n के किसी मान के लिए समीकरण किया, एक जनरल सॉल्यूशन निकालें तो उसे निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। वो हो जाएगा आपका, ये वैल्यू जो है ये हो जाएंगी आपके पास कि जो AP है, AP की वैल्यू हो जाएगी AP -1 + AP + 1 अपॉन AP इज इक्वल टू 2 ω0² -ω² अपॉन ω02। यहाँ ω02 जो है वो वैल्यू हो जाएगी आपकी T/ma के बराबर। और इस समीकरण से हम ओमेगा के किसी भी निश्चित मान के लिए RHS का मान निकाल सकते हैं जो कि P पर आधारित नहीं होता है। इसलिए समीकरण P के सभी मानों A से N तक के लिए मान्य होता है। अब हम कहेंगे कि अगर हम यहाँ पे हम ये मान लेते हैं समीकरण जो है उसमें AP -1 AP और AP + 1 का वही मान देते हैं जो कि सीमांत प्रतिबद्धताओं को पूरी करने में लगता है, अर्थात A0 = AN + 1 = 0 हो। यदि हम ये मान लें कि विभिन्न कणों के आयाम कण संख्या पर निम्न रूप से आधारित करते हैं, और ये इक्वेशन लिखी है हमने AP = C sin(p)θ, जहाँ C एक नियतांक है तथा थीटा ω(n) के दिए गए मानों के लिए नियत कोण है। तो समीकरण 16 के आधार पर कण के निकटवर्ती कणों के आयाम होंगे AP - 1 = C sin(p - 1) × θ और AP + 1 = C sin(p + θ p + 1 × θ। समीकरण 17 से समीकरण 16 और 17 का मान जो है वो समीकरण 15 में रखने पर, समीकरण 15 में हमने इसके अंदर यहाँ पे रखी तो इक्वेशन आ गई मेरे पास AP - 1 + AP + 1 अपॉन AP इज इक्वल टू C sin(p - 1) × θ प्लस C sin(p + 1 × θ अपॉन C sin(p)θ। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 18 आ जाएगी जो कि 2 cos(θ) के बराबर होगी, जो नियत है तथा P पर आधारित नहीं होता है। सीमांत प्रतिबंधों के अनुसार A0 = AN + 1 = 0, इसलिए A0 = C sin(0) = 0, अर्थात P = 0 पर AN + 1 = C sin(n + 1 × θ) = 0, ये भी 0 होगा। उपरोक्त प्रतिबंध तभी संतुष्ट होगा जबकि n + 1 × θ n π होगा, तभी साइन की वैल्यूज यहाँ पे 0 आएगी राइट हैंड साइड। तो जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 रखें तो थीटा आ जाएगा हमारे पास nπ अपॉन कैपिटल N + 1, जो कि समीकरण 19 से थीटा का मान समीकरण 16 और 18 में रखने पर हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन AP = C sin(p nπ अपॉन n + 1) जो समीकरण 20 से प्रदर्शित की गई है, तथा AP - 1 + AP + 1 अपॉन AP इज इक्वल टू 2 cos(nπ अपॉन n + 1) जो कि समीकरण 21 से प्रदर्शित की गई है। समीकरण 15 तथा 21 की सहायता से मान्य विधाओं की संभावित आवृत्तियां या अलाउड फ्रिक्वेंसीज का मान ज्ञात किया जा सकता है। NV विधा के लिए ओमेगा = ω(n) कर सकते हैं हम, जहाँ पे 2ω02 - ω(n)² अपॉन ω02 = 2 cos(nπ अपॉन n + 1), और यहाँ से ω(n)² की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी 2ω02 (1 - cos(nπ अपॉन 2n + 1) के बराबर। और दिस इज इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लिया 1 - cos(θ) 2 sin² θ/2, तो 4ω02 sin² nπ अपॉन 2n + 1 के बराबर होगा। यह ω(n) = 2ω0 sin(nπ अपॉन 2 × n + 1 के बराबर होगा, जो कि समीकरण 22 से प्रदर्शित की गई है।
जहाँ ओमेगा 0 की वैल्यू T/m अंडर द रूट होगी, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 से लेके कैपिटल N तक प्रदर्शित की गई है। ओमेगा n आवृत्ति की विधा में pth कण का आयाम AP = C साइन ऑफ Pn π/n+1 होगी। समीकरण 22 तथा 24 का उपयोग निम्न दोलकों के लिए करने पर एकल दोलक के लिए n = 1, p = 1 और n = 1 होगा। समीकरण 22 तथा 24 से हम लिख सकते हैं कि जो ओमेगा 1 है इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 2 ओमेगा 0 साइन ऑफ π/4 = अंडर रूट ऑफ 2 ओमेगा 0 = 2 T/ma और A1 = C साइन ऑफ π/2 = C। अब हम कहेंगे कि जो द्वियुग्मिक दोलक है, 2 कपल्ड ऑसिलेटर है, उसके लिए n = 2 होता है और p की वैल्यू 1 और 2 होती है तथा n का मान भी 1 और 2 होता है। तो समीकरण 22 और 24 में ये सब वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास ओमेगा n आ जाएगा 2 ओमेगा 0 साइन ऑफ n π/6 और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो AP = C साइन ऑफ Pn π/3 तथा कंपन की दिशा n = 1 के लिए आवृत्ति हो जाएगी ओमेगा 1 = 2 ओमेगा 0 साइन ऑफ π/6 या ओमेगा 0 = अंडर रूट ऑफ TMA तथा इस विधा के कणों के आयाम होंगे A1 = C साइन ऑफ π/3, A2 = C साइन ऑफ 2π/3 = C साइन ऑफ π/3 अर्थात A1 = A2 है, इसलिए यह समान कला विधा या इन एक ही फेज में प्रदर्शित की गई है जो कि हमने पहला चित्र बनाया था। द्वितीय में हमने देखा एक ऊपर और एक नीचे थी, अपोजिट फेज में थी। वहाँ के लिए जब हम n = 2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा 2 = 2 ओमेगा 0 साइन ऑफ π/3 और अंडर रूट ऑफ 3 ओमेगा 0 और अंडर रूट ऑफ 3T/ma के बराबर होगा तथा इस विधा में कणों के आयाम होंगे A1 = C साइन ऑफ 2π/3 = C साइन ऑफ π/3 और A2 = C साइन ऑफ 4π/3 = -C साइन ऑफ π/3 अर्थात A1 = -A2, इसलिए ये विपरीत कला विधा में होगी जैसा कि हमने पहले चित्र में देखा था। तो चित्र में हमने देखा था कि पहले वाले जो है फर्स्ट जो मोड है वो एक ही फेज में होगा और एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि जो ये सेकंड वाला है वो हमने देखा कि ये सब ऊपर वाले चित्र में एक ही फेज में एक ही डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, जबकि यहाँ पे जब n = 2 होगा तो है और नीचे वाला ये आउट ऑफ फेज है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को या इसकी टर्म्स